4 रंग की कार हाथी तेज रफ्तारी से ब्लिंकी की सड़कों पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान था। उसने मुकामी मेकअप कर रखा था, जबकि उसके साथ वाली सीट पर मौजूद जूलिया भी मुकामी मेकअप में थी। उस स्टेन के पास जाने का क्या फायदा जब मारिया ने बता दिया है कि स्टेन ने फार्मूला उस डिफेंस सेक्रेटरी रोनाल्ड को ही दिया होगा, तो हमें उस डिफेंस सेक्रेटरी को कवर करना चाहिए था। उसी से ही इस लेबॉर्ट्री का अता पता मालूम हो सकेगा जहां ये फार्मूला भेजा गया है, जूलिया ने कहा। डिफेंस सेक्रेटरी भी इसी कॉलोनी में रहता है जिसमें स्टेन रहता है, और तुमने मारिया से वो तफसील तो सुन ही ली थी कि उस कॉलोनी में अजनबी को दाखिल होने से रोकने के लिए कैसे कैसे इंतजामात किए गए हैं। वो स्टेन तो मारिया का नाम और उसकी आवाज़ सुनकर बहरहाल हमें अंदर आने की इजाज़त दे देगा, मगर वो डिफेंस सेक्रेटरी तो जाहिर है जब हमें किसी भी रूप में नहीं पहचानता। वो दूसरी बात ये कि मारिया का सिर्फ ख्याल है। हो सकता है स्टेन ने ये फार्मूला बराह रास्त किसी लेबॉर्ट्री में भेजा हो या हुकूमत की हिदायत पर किसी खास साइंसदान के हवाले कर दिया हो, इसलिए कंफर्मेशन ज़रूरी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, वाकई ये पॉइंट तो मेरे जहन में ही आए ही ना थे, जूलिया ने खुले दिल से एतराफ़ करते हुए कहा। आ ही कैसे सकते हैं, दिमाग खाली हो तो उनको भी जगह मिले, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? दिमाग खाली ना होने का क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर पूछा। वो वाकई इमरान की बात का मतलब ना समझ सकी थी, क्योंकि अगर वो उसे अहमक कहता तो फिर वो यही कहता कि उसका दिमाग खाली है, मगर वो तो कह रहा था कि उसका दिमाग खाली नहीं है। जब दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल ने इस कदर फैलाव इख्तियार कर रखा हो तो दूसरे ख्यालात को कैसे वहाँ जगह मिल सकती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए मायनी हेज लहजे में कहा। तो जूलिया के चेहरे पर बेइख्तियार शर्म के आसार फैलते चले गए। वो अब इमरान का मतलब बाखूबी समझ गई थी। तुमने उस मारे को अभी तक जिंदा क्यों रखा हुआ है? अचानक जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसे शायद अचानक उस बात का ख्याल आ गया था। मेरा मतलब है अक्लमंद रिजर्व स्टॉक तो रखते ही हैं, बवक्ते ज़रूरत काम आ सकता है, इमरान ने रुक रुक कर कहा। अरे इतने गुस्से की ज़रूरत नहीं, असल स्टॉक मिल जाए तो रिजर्व बेचारा खुद ही पड़ा पड़ा सूख जाता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप, मैं अब तुम्हारी फितरत से वाकिफ हो गई हूँ। तुम जिंदगी भर इस मामले में संजीदा नहीं हो सकते। तुम्हारा मकसद सिर्फ दूसरों को बेवकूफ़ बनाना होता है। हाँ, जूलिया ने उसी तरह उसीले लहजे में कहा। वाकई इस दुनिया में हलूस और सच्चाई का कोई कदर बाकी नहीं रही। सच्ची बात को भी दूसरे गलत मानों में लेते हैं और दूसरों का क्या गिला किया जाए जब जोहरी ही कदर ना करे तो। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए बड़े मायूसाना और दिलगिरफ्ता से लहजे में कहा। बस ये अदाकारी आइंदा मेरे सामने ना करना। मैं अब तक तुम्हारी इस अदाकारी से बहुत बेवकूफ़ बन चुकी हूँ, जूलिया ने होंठ भींचते हुए कहा। मुझे पता था कि तुम उसे अदाकारी ही कहोगी, लेकिन वो मिस मारिया उसे अदाकारी नहीं समझती। मुझे कह रही थी कि मैं दिल से तुम्हारी कदर करती हूँ, मगर मैंने उसे साफ कह दिया था कि तुमने क्या कदर करनी है, कदर करने वाला कोई और है। मगर अब चलो, अब क्या किया जा सकता है, बहरहाल रिजर्व स्टॉक ही सही, इमरान ने कहा। मैं उस मारिया की बोटियां उड़ा दूंगी अपने हाथों से। बड़ी आ गई है कदर करने वाली, नॉनसेंस अहमक, जूलिया ने बुरी तरह दांत पीसते हुए कहा। तुम अगर कदर नहीं कर सकती तो दूसरों को क्यों मना करती हो? वैसे एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारी इस कदर नाशनासी पर दिली रंज पहुंचा है, इमरान ने बड़े हलूस भरे लहजे में कहा। तो फिर अदाकारी मत किया करो, तुम्हें किसने रोका है कि तुम बस अदाकारी ही करते रह जाओ, जूलिया ने होंठ भींचते हुए कहा, और उसके साथ ही बेइख्तियार मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जाहिर है वो अब ज़हनी तौर पर मुकम्मल मशरकी लड़की के रूप में ढल चुकी थी, इसलिए वो खुलकर बात ना कर सकती थी। अरे वाह, यही बात तो तुम पहले कह देती तो अब तक मसला ना हल हो जाता। बस अब वापस पाकिस्तान पहुंचने तो मुझे सबसे पहले इस अदाकारी से तौबा करूंगा, इमरान ने कहा, और जूलिया का चेहरा बेइख्तियार गुलनार हो गया। वो चेक पोस्ट आने वाली है, इसलिए जहनी तौर पर तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि उस स्टेन को शक पड़ जाए और सारी बाजी ही पलट जाए, इमरान ने यकला संजीदा लहजे में कहा। तो जूलिया चौंक कर सीधी हो गई। फिक्र ना करो, मैंने मारिया के लहजे और आवाज़ की मुकम्मल मशक कर ली है, जूलिया ने जवाब दिया, और इमरान ने अस्पात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो चेक पोस्ट पर पहुंच गए। चेक पोस्ट पर 4 मुसल्लिफ फौज भी मौजूद थे। इमरान कार रोककर नीचे उतर आया। जूलिया उसके साथ ही कार से नीचे उतरी और वो दोनों तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ गए जिसके सामने मुसल्लिफ फौजी मौजूद थे। कमरे में एक मेजर मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक फ़ोन पड़ा था और एक रजिस्टर खुला पड़ा था। मेरा नाम मारिया है और ये मेरे साथी एंडरसन। हमने जनाब स्टेन साहब से मिलना है, जूलिया ने मारिया के लहजे में बात करते हुए कहा। जनाब स्टेन साहब इस वक्त सो चुके होंगे, इसलिए हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप दिन के वक्त तशरीफ़ लाएं, मैनेजर ने रूखे से लहजे में जवाब देते हुए कहा। मिस्टर मेजर, हमारा ताल्लुक भी हुकूमत से है और मैं मिस्टर स्टेन के मातहत हूँ और इस वक्त हमारा उनसे मिलना इंतहाई ज़रूरी है, वरना पूरे फनलैंड की सलामती को नुकसान पहुंच सकता है। आप उनको फ़ोन करें, वो रात को देर से सोने की आदी हैं, जूलिया ने इंतहाई सख्त और तहकुमाना लहजे में कहा। ओ अच्छा, मैं फ़ोन करता हूँ। मेजर मुल्क की सलामती की बात सुनकर नरम पड़ गया था। उसने रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए, जबकि इमरान की नज़र खुले हुए रजिस्टर पर जमी हुई थी जिसके खाने में डिफेंस सेक्रेटरी रोनाल्ड का नाम था, कोठी का नंबर और साथ ही फ़ोन नंबर दर्ज था।
डिफेंस सेक्रेटरी साहब 2 घंटे पहले अंदर गए थे और ये उनके अंदर जाने का अंदराज था। मारे ने चूंकि उन्हें यहाँ के पूरे निफाम की तफसीलात बता दी थी, इसलिए इमरान को रजिस्टर पर इस कदर तफसीली अंदराज देखकर कोई हैरत ना हुई थी। मेजर ने स्टेन से बात करने के बाद रिसीवर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया था और वाकई जूलिया ने मारिया के लहजे और आवाज़ की बड़ी बेदाग नकल की थी। उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी कवायफ के रजिस्टर पर तफसीली अंदराजात के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिल गई और वो दोनों कार आगे बढ़ाए ले गए। फिर एक अधेड़ उम्र मुलाजिम ने फाटक खोला। कोठी में उस मुलाजिम के अलावा और कोई आदमी नजर न आ रहा था, इसलिए उसने अस्टेंट के कमरे का पोश कर इमरान ने एक ही मुक्के में उस मुलाजिम को बेहोश कर दिया था। फिर अस्टेंट पर भी उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ी और इमरान ने बातों ही बातों में अस्टेंट से ये कंफर्म करा लिया कि उसने फार्मूला वाकई डिफेंस सेक्रेटरी रोनाल्ड के हवाले किया था। उसके बाद इमरान ने अस्टेंट को भी बेहोश कर दिया। कोठी के दूसरे मुलाजिमों को जूलिया ने जाकर बेहोश कर दिया था, इसलिए वो अब पूरी तरह मुतमईन थे। अस्टेन को बेहोश करने के बाद इमरान ने मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से वही नंबर डायल करने शुरू कर दिए जो उसने चेक पोस्ट पर मौजूद रजिस्टर में देखे थे। यस राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाली कोई औरत थी। चीफ ऑफ ब्लैक टॉप स्टेन बोल रहा हूँ, रोनाल्ड से बात कराएं। इमरान ने स्टेन के लहजे में बात करते हुए कहा, ओ अच्छा, कैसे हैं आप? मैं जोसेफिन बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से बोलने वाली ने बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, मैंने तो पहचाना भी ना था, आप सुनाए क्या हाल है? इमरान ने भी मुस्कुराते हुए बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, फाइन होल्ड करो, मैं रोनाल्ड को बुलाती हूँ। जोसेफिन ने, जो यकीनन रोनाल्ड की बीवी थी, कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी, हेलो स्टेन, हैरियत, इस वक्त कैसे फ़ोन किया? बोलने वाले के लहजे में हैरत थी, लेकिन उसका लहजा बेतकल्लुफाना था। इमरान समझ गया कि उन दोनों के दरमियान हाथ से गहरे और बेतकल्लुफाना ताल्लुकात हैं। बहरहाल वो हमसाए भी थे और हुकूमत के आला ओहदेदार भी। रोनाल्ड, क्या तुम फौरी तौर पर मेरी कोठी पर आ सकते हो? मैं तुम्हें एक खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ कि तुम चौंक पड़ोगे। इमरान ने बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। खास चीज़ क्या मतलब? मैं समझा नहीं, रोनाल्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। सिर्फ इतना हवाला दे देता हूँ कि वो फार्मूला जो पाकिशा से हासिल किया गया था और मैंने तुम्हारे हवाले किया था और फिर तुमने कंफर्म भी किया था कि वो दुरुस्त फार्मूला है, उससे मुतालिक ही बात है और मैं फ़ोन पर मज़ीद तफसीलात नहीं बता सकता। इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, वरना तुम्हारी नौकरी और हैसियत दोनों ही खतरे की जद में आ सकते हैं। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ओ, क्या कह रहे हो? वो फार्मूला तो मैंने लेबॉर्ट्री भिजवा दिया था और उन्होंने उसे कंफर्म किया था। अब इस बारे में क्या चीज़ ऐसी आ गई है जिससे मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है? रोनाल्ड का लहजा और ज़्यादा हैरत से भर गया था। तुम आओगे तो तुम्हें पता चलेगा, फौरन आ जाओ। मैंने अपने मुलाजमों को भी उनके क्वार्टर में भिजवा दिया है ताकि किसी को इस बारे में इल्म ना हो सके। मेरे सेक्शन की इंचार्ज मिस मारिया ये चीज़ ले आई है। वो फार्मूला भी मारे ने ही पाकिशा से हासिल किया था। इमरान ने कहा, ओ हाँ, तुमने बताया था। बहरहाल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रोनाल्ड ने कहा, जाओ जूलिया और उस सेक्रेटरी साहब को ले आओ ताकि उससे तफसील की पूछ-गूछ हो सके। इमरान ने रिसीवर रखकर जूलिया से कहा और जूलिया सर हिलाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। फिर तकरीबन 20-25 मिनट बाद उसे बाहर से बातों की आवाज़ सुनाई दी। बोल रोनाल्ड रहा था और वो जूलिया के मारिया ना होने पर हैरत का इजहार कर रहा था। हमें हालात के तहत मेकअप करना पड़ता है जनाब। जूलिया की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर रोनाल्ड का हनकारा सुनाई दिया, जिसे वो जूलिया के इस जवाब से मुतमईन हो गया हो। इमरान जूलिया के इस बरवक्त जवाब पर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक सफ़ेद बालों और सफ़ेद भूमों वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे जूलिया भी अंदर आ गई। क्या मतलब? कौन हो तुम? ये स्टेन आने वाला, जो यकीनन डिफेंस के सेक्रेटरी रोनाल्ड था, ने कमरे में दाखिल होकर इमरान को हाथ में मशीन पिस्टल लिए और स्टेन को सोफे पर बेहोश पड़े देखकर बुरी तरह बौखलाए हुए अंदाज में कहा, डिफेंस सेक्रेटरी रोनाल्ड साहब, अगर आपने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो एक लम्हे में खोपड़ी उड़ा दूंगा। बैठ जाओ सामने कुर्सी पर। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में गराते हुए कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? रोनाल्ड हैरान की सर्द और गराई हुई आवाज़ सुनकर और ज़्यादा बौखला गया था। उसने तेज़ी से मुड़कर जूलिया की तरफ देखा, मगर जूलिया के चेहरे पर भी तंजिया मुस्कुराहट थी। घबराएं नहीं, हमारा ताल्लुक भी फ़नलैंड की एक खुफिया एजेंसी से है। हम मुहब्बे वतन हैं, दुश्मन नहीं हैं। लेकिन हुकूमत की सलामती स्टेन और आप दोनों की हमाकत की वजह से शदीद खतरे में पड़ गई है, इसलिए हमें इस अंदाज में कार्रवाई करनी पड़ी। इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा, तुम फ़नलैंड के आदमी हो, फिर भी इस तरह? रोनाल्ड ने कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। शायद उसे इमरान की बातों पर यकीन ना आ रहा था। अगर हम दुश्मन होते जनाब तो मिस्टर स्टेन के जिस्म में अब तक 10-12 गोलियां उतर चुकी होती और इस तरह हम जहां पहुंच सकते हैं, इस तरह हम आपकी कोठी में दाखिल होकर आप समेत आपकी बीवी और बाकी सब अफराद को भी गोलियों से उड़ा देते। इसलिए आप मुतमईन रहे, हमने सिर्फ चंद बातों की वजाहत आपसे करनी है और बस। लेकिन ये बता दूं कि मुल्क की सलामती बहरहाल ज़्यादा मुकदम होती है, इसलिए अगर आपने गलत बयानी की या हमारी हिदायत के मुताबिक अमल ना किया तो फिर आपकी लाश किसी गटर के गलीज पानी में ही तैरती नजर आएगी।
इमरान ने सर्द और स्पाट लहजे में कहा। वो मुकामी लहजे में ही बात कर रहा था। क्या चाहते हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। क्या तुम अपनी शिनाख्त करा सकते हो? रोनाल्ड ने अब संभले हुए लहजे में कहा। हमारे पास इतना वक्त नहीं, इसके बजाय हम तुम्हें गोली मारकर मजीद वक्त बचा सकते हैं। बोलो, शिनाख्त चाहते हो या? इमरान का लहजा मजीद सर्द हो गया। सॉरी मैं, रोनाल्ड ने मुंह बनाते हुए दो अल्फाज मुंह से निकाल रही थे कि सुरीले लम्हे के दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ कुर्सी से नीचे कालीन पर जा गिरा। शाय की आवाज से गोली उसके कान के करीब से गुजरकर रुकबी दीवार में घुस गई थी। इस बार गोली दिल में उतर जाएगी, इमरान ने गिराते हुए कहा। ठीक है, क्या क्या पूछते हो? क्या करूं मैं? बोलो, रोनाल्ड ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा। उठकर कुर्सी पर बैठ जाओ, इमरान ने स्पाट लहजे में कहा और रोनाल्ड जल्दी से कालीन से उठे और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। पाकिस्तान से लाया जाने वाला माइंड कंट्रोल फार्मूला जो अस्टेन ने आपको दिया था, आपने उसे गलत जगह क्यों पहुंचा दिया? इमरान ने काट खाने वाले लहजे में पूछा। गलत जगह पर क्या मतलब? गलत जगह कैसे फार्मूला जा सकता है? ये तो पहले से ही तय था कि उस फार्मूले पर काम हॉक्स्टन लेबॉरेटरी में ही होगा और मैंने फार्मूला हॉक्स्टन लेबॉरेटरी के डॉक्टर मोरसन के हवाले कर दिया था और मैंने आज भी उनसे रिपोर्ट ली थी। उन्होंने बताया था कि फार्मूले पर काम तसल्ली बख्श तौर पर शुरू कर दिया गया है, रोनाल्ड ने तेज लहजे में कहा। हालांकि ये गलत है। हॉक्स्टन लेबॉरेटरी के डॉक्टर मोरसन ने ही हुकूमत को खुफिया रिपोर्ट दी है कि आपने वो फार्मूला उनके हवाले करने के बजाय किसी और लेबॉरेटरी में भेज दिया है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? ये हो ही नहीं सकता। वो ऐसा नहीं कह सकता, रोनाल्ड ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। ये हॉक्स्टन लेबॉरेटरी वही है ना जो शिमाली पहाड़ों में है? वही है ना, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। शिमाली पहाड़ों में लेबॉरेटरी? ये क्या कह रहे हो? वहाँ तो सिरे से कोई लेबॉरेटरी नहीं। हॉक्स्टन लेबॉरेटरी तो रोजो के कस्बे हॉक्स्टन में है। उन पहाड़ों में कैसे पहुंच गई? रोनाल्ड ने और ज्यादा हैरान होकर कहा। मुझे यकीन आ रहा है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन मुकम्मल यकीन उस सूरत में आ सकता है कि तुम फ़ोन पर मेरे सामने डॉक्टर मोरसन से बात करो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं करता हूँ, अभी तुम्हारी तसल्ली करा देता हूँ, रोनाल्ड ने फ़ोन के लिए कुर्सी से उठते हुए बोला। नहीं, मेरी तसल्ली मेरी साथी नंबर मिलाएगी, तुम यहीं बैठे रहो। बोलो क्या नंबर है? इमरान ने सर लहजे में कहा तो रोनाल्ड ने जल्दी से नंबर बता दिए। नंबर मिलाओ, इमरान ने एक तरफ खड़ी जूलिया से कहा और जूलिया ने जल्दी से आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करके उसने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। यस, हॉक्स्टन लेबॉरेटरी। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। रॉन्ग नंबर, इमरान ने कहा और तेज़ी से बढ़कर उसने रिसीवर केडर पर रख दिया। रिसीवर रखते ही हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का ट्रैगर दबा दिया और इसके साथ ही रोनाल्ड चीखता हुआ कुर्सी समेत नीचे जा गिरा और चंद लम्हे तड़प कर साकत हो गया। इमरान ने सर्द मोहराना अंदाज में मशीन पिस्टल का रुख बदला और दूसरे लम्हे एक बार फिर ट्रैगर दबा दिया और सोफे पर बेहोश पड़ा हुआ स्टेन का जिस्म उछला और वो उछलकर सोफे से नीचे गिरा और फिर साकत हो गया। जल्दी से यहाँ पड़े गटर का दहाना तलाश करो और हमने उन दोनों की लाशें उसके अंदर डालनी है और बेहोश मुलाजमी को भी आप हाथमा कर दो, इमरान ने मशीन पिस्टल जेब में डालते हुए कहा और जूलिया सर हिलाते हुई तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। और थोड़ी देर बाद इमरान ने एक एक करके स्टेन और रोनाल्ड और स्टेन के दोनों मुलाजमों की लाशें गटर में डाली और फिर गटर का मुंह बंद करके वो पोर्च में खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उनकी कार न सिर्फ कोठी से बल्कि चेकिंग पोस्ट से भी निकलकर शहर की दूसरी तरफ उड़ी चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कार एक साइड पर रोड पर मोड़ दी। इधर क्यों जा रहे हो? साथ वाली सीट पर बैठी हुई जूलिया ने कार मोड़ते हुए चौंक कर पूछा। इस कार से भी पीछा छुड़ाना है और इस मेकअप से भी, इमरान ने कहा और थोड़ी देर बाद उसने कार एक पुराने से खंडर नुमा फाटक के अंदर रोकी और नीचे उतर आया। उसी लम्हे एक साइड से सफदर और तनवीर निकल कर आ गए। काम हो गया है इमरान साहब, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मेकअप बॉक्स ले आए हो? इमरान ने पूछा। जी हाँ, इधर आ जाएं, सफदर ने कहा और चंद लम्हों बाद वो एक टूटे हुए कमरे में पहुंच गए जहां एक बड़ा सा थैला था जिसमें मेकअप बॉक्स भी था। इमरान ने अपना और जूलिया का मेकअप तब्दील किया और थोड़ी देर बाद वो पहले वाली कार वहीं छोड़कर उस कार में बैठे कोठी की तरफ बड़े चले जा रहे थे जो सफदर और तनवीर लेकर आए थे। उस मारिया की क्या पोजीशन है? जूलिया ने उगली सीट पर बैठे हुए सफदर से मुहातिब होकर कहा। वो बेहोश पड़ी हुई है और नुमानी और सदीकी वहीं मौजूद हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर उसके चीफ का हाथमा हो सकता है तो वो क्यों जिंदा बची रहे? मैं जाते ही उसका हाथमा कर दूंगी, जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा। क्यों तनवीर का स्कोप खत्म कर रही हो? बेचारा नजरें छुपा छुपा कर उसे देख रहा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर बेएहतियात हंस पड़ा। मुझे क्या जरूरत है नजरें छुपा कर देखने की? ये काम तो तुम करते हो, तनवीर ने मुंह बनाकर रूसीले लहजे में बताया। मैं कैसे करता हूँ? सीक्रेट एजेंट तुम हो, इसलिए सीक्रेट काम भी तुम ही कर सकते हो, इमरान ने कहा और तनवीर ने बेएहतियात होंठ बींच लिए। तनवीर में इतनी शर्म तो है कि नजरें छुपा कर देखता है, तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं कि हर लड़की को आंखें फाड़ कर देखते जो जैसे जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देख रहे हो, जूलिया ने तनवीर की हिमायत करते हुए कहा और तनवीर का सोता हुआ चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। इमरान साहब, लेबॉरेटरी का पता चला? सफदर ने इमरान के बोलने से पहले ही बात कर वो बदलने के लिए कहा। हाँ, पता चल गया है, रोजो के कस्बे हॉक्स्टन में है ये लेबॉरेटरी, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। ये रोजो किधर है? सफदर ने चौंक कर पूछा। होगा फनलैंड का कोई बड़ा जिला या सूबा,
نقشے میں دیکھ لیں گے، جولیا نے کہا۔ میں نے نقشے کو اچھی طرح دیکھا ہے، نقشے میں کوئی روز و نام موجود ہی نہیں، تنویر نے کہا۔ تو جولیا بے احتیاط چونک پڑی۔ کیا مطلب نام ہی نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں عمران؟ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں کہا اور عمران سے مخاطب ہو گئی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو عورتوں کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا ہوں، اس لیے روزو اگر کسی نوجوان عورت کا نام ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں، نقشے کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا تنویر کا کام ہے، وہی بتا سکتا ہے، عمران نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے اس انداز پر جولیا بے احتیاط ہنس پڑی۔ تو تمہیں بھی اب روٹھنا آ گیا ہے؟ جولیا نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ اب کیا کیا جائے؟ جو کام منتوں سے نہیں ہو سکتا، میں نے سوچا شاید روٹھنے سے ہو جائے، عمران نے کہا، اور اس بار جولیا کے ساتھ ساتھ صفدر اور تنویر بھی ہنس پڑے۔ میز پر رکھے انٹر کام کی مترنم گھنٹی کی آواز سنتے ہی ایک فائل پر جھکا ہوا ادھیڑ عمر آدمی جس کا سر درمیان سے گنجا تھا اور آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک موجود تھی، بری طرح چونک پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر مورسن، میں انفاسو بول رہا ہوں، سیکرٹری چیف۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، سیکیورٹی چیف، کیا بات ہے؟ اس وقت رات گئے تمہیں فون کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ ڈاکٹر مورسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی لیبارٹری ایکسچینج آپریٹر نے مجھے کال کر کے ایک حیرت انگیز بات بتائی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ لیبارٹری کے کوڈ نمبر پر ایک کال آئی جسے رانگ نمبر کہا گیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اسپیشل کمپیوٹر سسٹم کی وجہ سے لیبارٹری کا نمبر ڈائل کیے بغیر رانگ نمبر مل ہی نہیں سکتا۔ اس آپریٹر نے اسپیشل سسٹم سے کال کرنے والے کا نمبر چیک کیا تو ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آ گئی کہ یہ کال سینئر آفیسرز کالونی کی کوٹھی نمبر 12 سے کی گئی اور یہ کوٹھی بلیک ٹاپ کے چیف جناب اسٹین کی ہے۔ اس پر اس نے مجھے ساری بات بتائی تو میں نے خود وہاں کال کی، لیکن ادھر سے کال ریسیو ہی نہیں کی گئی۔ یہ صورتحال انتہائی مشکوک ہے، آپ فوراً ایکسچینج میں آ جائیں تاکہ اس سلسلے میں مزید چھان بین کی جا سکے، سیکیورٹی چیف انفاسو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور جیسے جیسے وہ تفصیل بتاتا جا رہا تھا ڈاکٹر مورسن کا چہرہ حیرت سے بگڑتا جا رہا تھا۔ واقعی یہ حیرت انگیز بات ہے، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر مورسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور کیبل پر رکھ کر اس نے فائل بند کی اور اسے اٹھ کر رکبے الماری میں رکھ کر اس نے الماری کو لاک کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ لیبارٹری کی ایکسچینج میں پہنچ چکا تھا جہاں ایکسچینج آپریٹر کے ساتھ لمبا تڑنگا سیکیورٹی چیف انفاسو بھی موجود تھا۔ ایسا کرو، ڈیفنس سیکرٹری جناب رونالڈ کی کوٹھی کا نمبر ملاؤ، وہ بھی اسی کالونی میں ہے، میں خود بات کرتا ہوں، ڈاکٹر مورسن نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور ایکسچینج آپریٹر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کون ہے؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی اور ڈاکٹر مورسن فوراً آواز پہچان گیا کہ یہ آواز سیکرٹری چیف جناب رونالڈ کی بیوی جوزیفین کی ہے، کیونکہ وہ بے شمار بار ڈیفنس سیکرٹری کے گھر ان سے ملاقات کر چکا ہے، اس لیے وہ ان کی بیگم سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ میں ہاکسٹن لیبارٹری سے ڈاکٹر مورسن بات کر رہا ہوں، مسٹر رونالڈ۔ ڈاکٹر رونالڈ نے مسٹر مائک آپریٹر سے فون لیتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر مورسن آپ اس وقت خیریت؟ مسٹر رونالڈ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ایک ضروری کام ہے مسٹر رونالڈ سے، آپ ان سے میری بات کرا دیں میری، ڈاکٹر مورسن نے کہا۔ رونالڈ تو کافی دیر سے بلیک ٹاپ کے چیف اسٹین کی کوٹھی پر گئے ہیں، ان کی کال آئی تھی اور وہ فوراً وہاں چلے گئے تھے، ابھی تک تو واپس نہیں آئے، میں ابھی تک ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوں، مسز رونالڈ نے جواب دیا، اور ان کی بات سن کر ڈاکٹر مورسن کے ساتھ ساتھ انفاسو بھی چونک پڑا۔ مگر ان کی کوٹھی سے کوئی فون اٹینڈ ہی نہیں کر رہا، ہم نے بار بار وہاں کال کی ہے لیکن کوئی ریسیو ہی نہیں اٹھا رہا، آپ پلیز کسی ملازم کو بھیج کر پتہ کرائیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے، ڈاکٹر مورسن نے کہا۔ یہ آپ کا لہجہ کیوں مشکوک ہے؟ وہاں کیا بات ہوئی ہے؟ وہ دونوں شطرنج کے رسیا ہیں، بیٹھ گئے ہوں گے شطرنج کھیلنے، کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ مسز رونالڈ نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ آپ معلوم تو کرائیں پلیز، میں چند منٹ بعد دوبارہ کال کروں گا، ڈاکٹر مورسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور مائک آف کر دیا۔ آپریٹر نے بھی کال آف کر دی، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صورتحال واقعی مشکوک ہے، انفاسو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا بات ہو سکتی ہے، ڈاکٹر مورسن نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر مورسن، آپ کو تو علم ہے کہ اس لیبارٹری میں لائے ہوئے پاکستان کے انتہائی اہم فارمولے پر کام ہو رہا ہے اور اس فارمولے کی مکمل حفاظت کے لیے یہاں انتہائی سخت سیکیورٹی کا نظام قائم کیا گیا ہے اور مجھے بھی یہاں تعینات کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں معمولی سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، انفاسو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اول تو اس لیبارٹری کے محلے وقوع کا علم سوائے چند خاص حکام کے اور کسی کو ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو بھی صحیح معنوں میں اس کے متعلق علم نہیں، حالانکہ وہ اس محکمے کے سب سے بڑے آفیسر ہیں، پھر کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ بہرحال ابھی پتہ چل جائے گا، مورسن نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوبارہ کال ملاؤ۔ تھوڑی دیر بعد مزید انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر مورسن نے آپریٹر سے کہا اور آپریٹر نے دوبارہ کال ملا دی۔ ہیلو، اس بار دوسری طرف سے کسی ملازم کی آواز سنائی دی۔ میں ڈاکٹر مورسن بول رہا ہوں، مسز رونالڈ کدھر ہیں؟ ان سے بات کراؤ، ڈاکٹر مورسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحبہ سے بات کیجیے، ملازم نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مسز رونالڈ کی انتہائی متحوش سی آواز سنائی دی۔ مسز رونالڈ، میں ڈاکٹر مورسن بول رہا ہوں، آپ نے معلوم کرایا ہے؟ ڈاکٹر مورسن نے کہا۔
ڈاکٹر مورسن وہاں تو کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے، نہ ہی ملازم ہے، نہ اسٹین اور نہ رونالڈ۔ ایک کمرے میں خون کے دھبے موجود ہیں اور گولیوں کے ہول بھی ملے ہیں۔ ملازموں کے کمروں سے بھی خون کے دھبے ملے ہیں۔ کالونی سیکیورٹی انچارج میجر پرائٹ تحقیقات کر رہے ہیں، نہ جانے یہ کیا ہو گیا ہے، مسز رونالڈ نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ او ویری بیڈ، یہ میجر پرائٹ جناب اسٹین کی کوٹھی میں ہے، ڈاکٹر مورسن نے کہا۔ ہاں مگر آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو کیسے گڑبڑ کا شک ہوا، مسز رونالڈ نے پوچھا۔ میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا، پہلے میں اس میجر پرائٹ سے بات کر لوں، ڈاکٹر مورسن نے کہا اور مائک کے ساتھ لگا ہوا بٹن آف کر کے اس نے آپریٹر کو اسٹین کی کوٹھی کا نمبر ملانے کے لیے کہا۔ ہیلو، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ میں ڈاکٹر مورسن بول رہا ہوں، میجر پرائٹ سے بات کرائیں، ڈاکٹر مورسن نے تیز لہجے میں کہا۔ میں میجر پرائٹ ہی بول رہا ہوں، آپ کون صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے اسی طرح سخت لہجے میں پوچھا گیا اور ڈاکٹر مورسن نے مختصر لفظوں میں اب تک ہونے والی ساری کارروائی اور اپنے متعلق بتا دیا۔ اور ڈاکٹر مورسن یہاں انتہائی غضب ہو گیا ہے، جناب اسٹین، جناب رونالڈ اور جناب اسٹین کے دونوں ملازمین کی لاشیں گٹر سے نکال لی گئی ہیں، انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ خون کی نشانات کی وجہ سے ہم گٹر تک پہنچ گئے تھے اور پھر گٹر میں چونکہ پانی زیادہ نہ تھا اس لیے یہ لاشیں گٹر کے نیچے سے ہی مل گئی ہیں۔ اعلیٰ حکام کو اطلاع دے دی گئی ہے، وہ بھی یہاں پہنچنے والے ہیں، میجر پرائٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔